अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेसिस ऑफ अ नेशन की बात करेंगे। 1909 के एक्ट के हवाले से देखेंगे कि 1909 का एक्ट, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ये किस तरह का एक्ट था और ये एक्ट क्यों बना, इसके मेन फीचर्स क्या थे। मेन फीचर्स को इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इस कदर पेपर में आते नहीं हैं। हम एक्चुअली इसका इम्पेक्ट देखेंगे कि किस तरह से ये जो एक्ट था बाद में पाकिस्तान के बनने की वजह बना। इसके हवाले से विस्काउंट मोरले खुद कहता है कि अ टर्निंग ओवर ऑफ अ फ्रेश लीव इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिया, कि ये एक फ्रेश लीव का टर्निंग ओवर था कि इसके थ्रू ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली थी कुछ हद तक, हालांकि प्रॉपर नहीं मिली थी लेकिन कुछ हद तक कुछ ना कुछ उनको मिला था। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या थी। 1909 का जो ड्राफ्ट आता है, इसकी रीज़न्स क्या थी और ये क्यों आया। सबसे पहली रीज़न कि इससे पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1892 का कौंसिल्स एक्ट, ये लोगों की जो ज़रूरियात थी जो और ब्रिटिश की जो वहाँ पे इंटरेस्ट थे उनको फुलफ़िल करने में फेल हो चुका था। पहली रीज़न कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर थी। और इस एक्ट ने 1892 के एक्ट ने एक इल्यूजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जो इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाइड करने में नाकाम रही। आपको पता है कि 1885 में ब्रिटिश जो इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद आ चुका था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पार्टी उभरी तो इसने लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट की। अब इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जब क्रिएट हुई तो 1892 का जो कौंसिल्स एक्ट था इसके ख़िलाफ़ लोग हुए क्योंकि ये उनकी जो डिमांड्स थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। दूसरी रीज़न थी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ब्रिटेन के इरा के अंदर इंडिया में बुबोनिक प्लेग आया और इसके रीजंस बताई जा रही थी ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आपको पता है कि ब्रिटेन के आने से तो इंडिया में प्रेजेंट किया, लेकिन ब्रिटेन के बाद कुछ ऐसा बातें ताउन जैसी बीमारियां फैली, कहत साली आई जो लोगों के लिए लोगों ने इसकी वजह ब्रिटिश को ही समझा और ब्रिटिश पूरी दुनिया ब्रिटिश को ही समझ रही थी। इसके अलावा एक ग्लोबल कैटलिस्ट था जो इसकी रीज़न बना, वो ये था कि 1905 में जापान ने रशिया के ऊपर विक्ट्री हासिल कर दी। जब जापान की रशिया के ऊपर विक्ट्री हासिल हुई जंग में, तो जो यूरोपियन की इनविंसिबिलिटी की मिथ थी कि उनको कोई फतह, इनविंसिबिलिटी का मतलब है कि उनको कोई फतह नहीं कर सकता, उनकी जो ये मिथ थी ये शैटर हो गई और इसकी वजह से एक नई डिटर्मिनेशन सामने आने लगी। ऐसा आने लगा कि अब एशिया की बारी है, एशिया उभर रहा है और न्यू डॉन आ रहा है उनका। तो ये एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस क्रिएट होने लगी। इसके अलावा 1905 में आपको पता है कि बांग्लादेश की पार्टीशन हुई। ये जो बंगाल पार्टीशन है ये भी 1909 के एक्ट के बनने की एक वजह बनी। हुआ ये था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के हिंदू सख्त मुखालफ हो गए। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट बनाई और ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि ब्रिटिश को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। वॉयलेंट एक्ट्स उठाए जिसकी वजह से 1911 में ब्रिटेन को इसको मनसूख भी करना पड़ा और हिंदुओं की को सेटिस्फाई करने के लिए भी 1909 का एक्ट लाया गया था ताकि इसमें हिंदुओं की भी रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन हो ओवरऑल। अच्छा जी, अब जो ये एक्ट हुआ इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है सेपरेट इलेक्टोरेट की। अब इसके पीछे क्या महरक़ात थे और 1909 के एक्ट में इनको क्यों शामिल किया गया, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको पीछे मैंने बताया हुआ है कि शिमला डेपुटेशन के हवाले से जो अक्टूबर 1905 में जो मिंटू था, वायसराय लॉर्ड मिंटू था, उससे मिला था। 35 लोग मिले थे और उनकी क़यादत कर रहे थे सर आगा खान। इन लोगों ने बहुत सी डिमांड्स रखी लॉर्ड मिंटो के सामने। इनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिमांड थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी और इसके अलावा ये डिमांड भी रखी गई थी कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनकी आबादी से ज़्यादा रखी जाए।
तभी इनकी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। इसके अलावा कई डिमांड्स थी, वो मैंने आपको शिमला डेपुटेशन की लेक्चर में बताए हुए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके हवाले से लॉर्ड मिंटू मोरले से कहते हैं कि दाओ द मोहम्मदन इज़ साइलेंट एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मोहम्मदन यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया है कि अगरचे मुसलमान साइलेंट हैं लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसके हवाले से ये जो मिंटू का जो स्टांस था, ये मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को मनवाने में अहम किरदार अदा करता है। और यही 1905 का 6 का ये एक्ट शिमला डेपुटेशन वाला बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की वजह भी बनता है। और 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है तो मुसलमानों के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से 1909 का एक्ट सामने आता है। अच्छा जी, अब ना 1909 के एक्ट की कुछ क्लासेस हैं, इनको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ये पेपर में ऐसा सच पूछी नहीं जाती, लेकिन पता आप लोगों को होना चाहिए। तो आप ये स्लाइड्स रोक के यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा स्पीडली बताऊँगा। इस की एक क्लास तो ये थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तादाद बढ़ा दी गई, इसमें 4 मेंबर्स को एक्सपेंड कर दिया गया। और इसमें अलावा प्रोविंशियल काउंसिल जो थी उसकी तादाद को, जो बड़े सूबे थे प्रोविंशियल काउंसिल की तादाद वहाँ पे 50 कर दी गई, जो छोटे सूबे थे वहाँ पे 30 कर दी गई। ये बड़े सूबों के नाम दिए हुए हैं और ये छोटे सूबों के। इसके अलावा जो इंपीरियल लेजिस्लेचर थी उसमें पहले 1892 में 6 मेंबर्स होते थे और बाद में इस एक्ट के बाद 60 कर दिए गए। इसके अलावा जो वोटिंग क्राइटेरिया था वो चेंज किया गया। उस वोटिंग क्राइटेरिया के चेंज होने की वजह से स्पेसिफिक वो लोगों को ये इजाज़त दी गई कि वो वोट दे सकते हैं। उसकी बेस पे जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो वोट देने के हक से ही महरूम हो गई। मिडिल क्लास जो थी वो हाईली इनडायरेक्ट थी और इलेक्शंस में कम्युनिकेटेड थी। और इसके अलावा जो हमने मेन बात करनी वोटर्स की, वोटर्स बहुत कम रह गए और इनकी डिमांड, इनके हवाले से कुछ स्पेसिफिक डिमांड रखी गई कि उनके पास ख़ास किस्म की इनकम होनी चाहिए। उनमें एक डिमांड अगर देखें तो मुसलमानों के पास कम से कम उनको चाहिए कि वो इनकम टैक्स 3000 से ज़्यादा देते हों और हिंदू 3 लाख से ज़्यादा देते हों, तो तब वो वोट देने के अहल हैं। इस तरह से जब इस तरह की पाबंदियाँ लगाएंगी तो वोटिंग क्राइटेरिया बहुत डिस्टर्ब हुआ और वोट देने वाले लोग बहुत कम हुए। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जनरल जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटर्स की एवरेज तादाद थी वो 22 थी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी अगर बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी वोटर्स की तादाद हो सकती है वो 650 थी। ठीक है। इसके अलावा एक और जो रखी गई शर्त वो ये थी कि एक मुसलमान को 5 साल तक कम से कम इंडिया का रहायशी होना चाहिए और हिंदू को 30 साल तक। ठीक है, तब वो वोट देने के अहल हैं। ये चीज़ें हुई, लेकिन इनमें ना कुछ इल्यूजन्स हैं कि पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे लगा कि जैसे दे दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से पावर देनी चाहिए उस तरह से इंडियंस को पावर्स नहीं दी गई। आपको मैंने पहले बात की कि सेंट्रल लेजिस्लेचर की तादाद को 60 कर दिया गया, लेकिन इनमें से 28 तो ऑफिशियल थे और बाकी जो थे नॉन ऑफिशियल थे। नॉन ऑफिशियल जो थे वो नॉमिनेटेड थे, और जो नॉमिनेटेड होंगे वो क्या होंगे, वो वाइसराय उनको नॉमिनेट करेगा, तो वो वाइसराय के अंडर ही रहेंगे, वाइसराय की बात मानेंगे। और जो इंडियंस नॉमिनेटेड होंगे यहाँ पे, वो कोई फैसला अगर हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रही है, वो उनका फैसला कोई अहमियत नहीं रखता, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बस इतनी उनको अथॉरिटी दी गई। ये लिखा हुआ एनुअल जो सेशन होता था उसमें वो डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन उसकी क्या औकात थी, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते थे इंडियंस जो थे। और इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो इलेक्शंस के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से उन्होंने नैरो लाइन कर दिया था। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो 1909 का एक्ट है, इसने किस तरह से इम्पैक्ट किया इंडियन पॉलिटिक्स को, तो इसको समझने के लिए ये मैंने फ्लोशीट डायग्राम बनाई है कि इंडियन जो सब्जेक्ट्स थे वो 2 हिस्सों में थे। जो मेन जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे, एक मुसलमान और दूसरे हिंदू। और इलेक्शंस के हिसाब से एक हिंदू इलेक्टोरेट एंड जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी और दूसरी मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने। और इसमें यह होता था कि अगर एक एरिया में कुछ सीटें हैं, एक मुसलमानों की सीट है, तो उस पे कोई हिंदू आके नहीं लड़ सकता, मुसलमानों की सीट पे कोई हिंदू नहीं लड़ सकता, और मुसलमान उसी को वोट देते थे। वो दूसरी सीटों को भी दे सकते थे, लेकिन उस सीट पे मुसलमान ही का हक होता था। उसके मुकाबले पे सिर्फ मुसलमान ही दूसरी पार्टी से लड़ सकता था।
कोई और पार्टी का हिंदू, चाहे उसी पार्टी का हिंदू, नहीं लड़ सकता था। मुसलमान के मुकाबले में सिर्फ मुसलमान, और एंड पे वहाँ पे जीतना मुसलमान नहीं होना था, ये फिक्स थी सीट, ठीक है, ये हुआ। और इसके हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 1918 की रिपोर्ट कहती है कि इट perpetuated division by creeds and classes which meant the creation of political camps organized against each other। ये जो 1909 का एक्ट था, इसने इंडियंस के अंदर डिवीज़न क्रिएट की, और जो ये डिवीज़न आपस में इन दोनों कौमों को अपोजिट साइड पे ले गई, ये बात वो रिपोर्ट में कह रहा होता है। अब मुसलमानों को लीगल राइट तो मिल गया 1909 में कि इनके पास सेपरेट इलेक्टोरेट है, लेकिन जो इनके मुखालिफ थे वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे, स्पेशली हिंदू। तो फिर 1916 का इरा आता है जब कायदे आज़म की कोशिशों से लखनऊ पैक्ट होता है, तो जो ये लॉक लगा हुआ था इनको प्रॉपर प्रैक्टिस करने में, वो फिर ओपन हो जाता है कांग्रेस लखनऊ पैक्ट के थ्रू, और मुसलमानों को के जो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक है उसको हिंदू तस्लीम कर लेते हैं। हुआ ये 3 स्टेप में, अगर इस चीज़ को समझें तो वो ये है कि मुस्लिम लीग के पास लीगल राइट था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू इलेक्शन रन किए जाएं, लेकिन ये था कि हिंदू इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं थे। इसके लिए मुसलमानों को एक यूनिफाइड प्रेशर था। अच्छा, ये हुआ कि ये तो मुसलमानों के पास राइट था, लेकिन हिंदू तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं थे। फिर ये होता है कि वर्ल्ड वार 1 होती है, तो वर्ल्ड वार 1 के नतीजे में ब्रिटेन पे प्रेशर आता है, और उनको मजबूरी होती है कि हिंदू और मुसलमानों को साथ मिलाएं, और हिंदू और मुसलमान अगर यकजा होंगे तो ब्रिटिश पर ज़्यादा अच्छे से जोर डाल सकते हैं, सेल्फ रूल के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो फिर लखनऊ पैक्ट के तहत ये इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डालने के लिए जब ये इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के लिए इनको सेपरेट इलेक्टोरेट पे समझौता करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी समझौता करना पड़ता है कि मुसलमानों की सेंटर के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से 2 नेशन थ्योरी के कंसेप्ट को एक तरह से कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो तस्लीम करती हुई नज़र आ रही होती है। अगर इसको मैं ब्रीफली इसके इम्पैक्ट्स को बताऊं तो हुआ ये कि शिमला डेपुटेशन 1906 में जो हुआ, इसने 1909 में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को तस्लीम करवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, और इनको इन्फोर्स करवाने के लिए 1916 के लखनऊ पैक्ट ने हिंदुओं को इस बात पर राज़ी किया कि मुसलमान एक सेपरेट कौम है। फिर 1914 में इस सेपरेट जो कौम का नज़रिया था, जो 2 नेशन थ्योरी थी, उसको प्रैक्टिकलाइज किया गया और मुसलमानों ने सेपरेट कंट्री की डिमांड रखी। फिर 1947 में इसकी बेस पे अलहदा मुल्क बन गया। आज हमने यहीं तक पढ़ना था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोर ओवर के अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद यहाँ पे मुझे नोट्स 01 लिख के मैसेज करें 03029344 पे। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स के भी नोट्स इसी बेस पे मिलेंगे आपको। जज़ाकल्लाह।